नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेट कर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं बैंक के बारे में। बैंक किस तरह काम करती है। ये है हमारी बैंक है, ये हमारी बैंक है। और बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है एक तरफ धन जमा करना और दूसरी तरफ लोन देना। आपको बैंक ब्याज कहाँ से देती है? बैंक ब्याज आपको आपके धन पे ब्याज कहाँ से देगी? आपको ब्याज बैंक तभी दे सकती है जब आप बैंक किसी को ऋण देगी। बैंक जब आप किसी को ऋण देगी तभी तो आपको बैंक को आपको ब्याज देती है। तो बैंक का दो काम होते हैं, एक होता है जमा करना, एक होता है ऋण देना। अब हम सोचते हैं कि ऋण देना और एक जमा करना। मान लीजिए बैंक, अब आपने बैंक को 100 रुपये जमा किए। एक नाम होता है NDTL। NDTL जो होता है, एक मैं आपको बताता हूँ NDTL क्या होता है। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं। ये बैंक के पास 100 रुपये हैं। ये बैंक के 100 रुपये ही बैंक का NDTL कहलाता है। NDTL इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। NDTL फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड एंड टर्म लेबिलिटी। ये जो बैंक के पास 100 रुपये है यही NDTL है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है तो वो मेरे लिए NDTL है। तो इसी तरीके बैंक के पास अगर 100 रुपये हैं तो वो बैंक का NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी बोलते हैं उसे। अब ये 100 रुपये थे, मान लीजिए 100 रुपये कहाँ से आते हैं इसके पास? ये बैंक में जमा कराती है। ये इधर मान लीजिए जमा करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिमांड लायबिलिटी, एक होता है टर्म लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी क्या होता है? डिमांड लायबिलिटी में आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है। जैसे आपने पैसे जमा किया, ये आपकी डिमांड है, इसकी मांग है। बैंक के पास लोग पैसा जमा करने के लिए मांग है, क्योंकि तो इसे दो तरीके, डिमांड लायबिलिटी दो तरीके की होती है। एक होती है करंट अकाउंट, एक होती है सेविंग अकाउंट, एक होती है करंट अकाउंट। डिमांड क्या मतलब? डिमांड लायबिलिटी क्या मतलब? डिमांड है, बैंक के पास डिमांड है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोले जाएं। इसलिए डिमांड लायबिलिटी में कहता है सेविंग अकाउंट इन करंट अकाउंट। और दूसरी होती है टर्म लायबिलिटी। टर्म लायबिलिटी मतलब, टर्म का मतलब क्या? एक कोई टाइम पीरियड के लिए, एक कोई टाइम पीरियड के लिए। तो जैसे टर्म लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स डिपॉजिट, एक होती है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने आपने इसमें 50 रुपये जमा कर दिए। आपने 50 रुपये जमा किए तो आपने एक साल के लिए, मान लिए 1 ईयर के लिए आपने 50 रुपये जमा कर दिए। तो ये ही इसकी फिक्स डिपॉजिट है। एक बार में जमा कर देना। मान लीजिए एक साल के लिए हमने फिक्स कर दिया है तो वो फिक्स हो गया। और इसी फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दर ज़्यादा मिलती है, ब्याज दर ज़्यादा होती है। फिक्स डिपॉजिट में आपने 50 रुपये जमा किया तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। उधर ही देखिए उसी तरफ एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट। मान लीजिए कोई दूसरा बंदा है, उसने आपकी साल भर में मतलब मान लीजिए उसने कहा कि हम 10-10 रुपये करके जमा करेंगे हर महीने। 5 महीने में 50 रुपये जमा करेगा वो। तो किसको ज़्यादा मिलेगा ब्याज? सॉरी यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर उसने 120 रुपये उसने जमा किए। देखिएगा, या आप मान लीजिए 120 न मत जानिए, यहाँ पे 100 रुपये। आप ये हिसाब जोड़िए कि मान लीजिए मान लीजिए कि आपने जमा किए 60 रुपये आपने जमा किए। आपने 60 रुपये एक साल के लिए फिक्स कर दिए। और वहीं रिकरिंग वाला तो उस पर आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। किसकी अपेक्षा? रिकरिंग वाले की अपेक्षा। रिकरिंग मतलब क्या होगा? वो कहेगा कि हम 5 रुपये हर मंथ जमा कर देंगे, या 6 महीने में जमा कर देंगे, कुछ करके 30 रुपये का 6 महीने में, हर 30 रुपये में 6 महीने जमा कर देंगे। तो वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि मतलब 6 महीने या महीने में जमा करने वाला, उससे तो रिकरिंग डिपॉजिट, उसको ब्याज दर कम मिलेगी, उसकी ब्याज दर कम होगी। और फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर ज़्यादा होगी। क्यों? उसने एक ही बार में पैसा जमा किया है और इन्होंने टर्म में जमा किया है, दो बार में या 3 बार में, जिस तरह भी जमा किया, तो उनकी ब्याज दर कम होती है। याद रखिए, रिकरिंग डिपॉजिट वालों की ब्याज दर कम होगी और फिक्स डिपॉजिट वालों की ब्याज दर ज़्यादा होगी। इनको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इनको कम ब्याज मिलेगा। अभी आते हैं ऋण देना। बैंक का दूसरा काम क्या था? ऋण देना। अब ऋण कैसे देगी बैंक?
बैंक को भी ऋण देने में रिस्क होता है, किसे कैसे देगी, वो किसको देना है किसको नहीं देना ये सोचेगी। एक होते हैं बैंक के दो तरह के लोग होते हैं, बैंक के दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी बोरोवर्स, एक होता है सब प्राइमरी बोरोवर्स। प्राइम बोरोवर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्राइम बोरोवर्स होते हैं जहाँ पर प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं जहाँ पे बैंक को रिस्क कम होता है, सोचिएगा, और वहाँ ब्याज दर भी कम लेते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी वाला है, बैंक उसको ऋण इतनी जल्दी ब्याज लोन क्यों दे देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्क कम है। अगर रिस्क कम है तो उसको ब्याज दर कम देना पड़ेगा, इसलिए जिस पे पास रिस्क कम होता है वहाँ पे बैंक ब्याज दर कम रखती है, जिससे कि उसको बैंक को, तभी तो लोग ज़्यादा लेंगे उसको, तभी तो लोन ज़्यादा लेंगे। अगर रिस्क ज़्यादा ब्याज ज़्यादा कर दे तो यहाँ को लोन लेने जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब उनके प्राइम बोरोवर्स होते हैं तो बैंक क्या करती है, उनको जहाँ भी जानती है बैंक यहाँ पे रिस्क कम है तो वहाँ पे ब्याज दर कम रखती है, जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ ब्याज दर कम रखती है। दूसरा होते हैं सब प्राइम बोरोवर्स। सब प्राइम बोरोवर्स जैसे मान लीजिए कि वहाँ जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, मान लीजिए बैंक किसी के पास देने गई, अब बैंक को लगता है कि ये पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो वहाँ बैंक क्या करेगी, बैंक वहाँ पे ब्याज दर ज़्यादा कर देगी। अब बैंक ब्याज दर ज़्यादा वसूलेगी, तो वही होते हैं सब प्राइम बोरोवर्स। सब प्राइम बोरोवर्स क्या होते हैं, जहाँ पे बैंक को लगता है कि ये रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्याज दर वो बढ़ा देते हैं। अब आते हैं हम अपना, ये है CRR। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अब नगद समझते हैं, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं, ये आपकी बैंक है, बैंक के पास 100 रुपये हैं, बैंक के पास 100 रुपये है तो बैंक RBI क्या कहेगी, बैंक से आप 100 रुपये का लोन नहीं दे सकते हैं। बैंक RBI की शर्त है कि बैंक से कि आप 100 रुपये, जितने आपके पैसे मान लीजिए 100 रुपये बैंक के पास हैं तो 100 रुपये में आप 100 रुपये नहीं दे सकते लोन किसी को। आप यहाँ पे 4%, मतलब 4 रुपये आपको नगद जमा करने पड़ेंगे। जो बैंक ने यहाँ पे 4 रुपये, बैंक जमा अपने ही पास रखती है, बैंक जो होती है 4% RBI के कहने पर 4% अपने पास जमा रखती है, उसको वो लोन नहीं दे सकती किसी को। तो अब लोन मान लीजिए 100 रुपये था, 4 रुपये यहाँ उसने जमा कर दिए, तो अब कितने बचे, 96 रुपये। अब बैंक क्या करेगी, सिर्फ 96 रुपये का लोन दे सकती है, पहले 100 रुपये दे सकती थी, पर RBI ने कहा नहीं, आपको 4% आपको जमा करना पड़ेगा, मतलब 100 का 4% 4 रुपये होता है, आपको 4 रुपये यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे, वो भी किस रूप में, नगद के रूप में। मान लिए अगर नगद के रूप में आपको 4% जमा करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं, जो यहाँ पैसा जमा होता है उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, नगद आरक्षित अनुपात। ये हो गया हमारा CRR। अब आते हैं SLR, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अब समझिए वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये है, अब 100 रुपये, यहाँ भी टर्म वही था कि आपको 100 का लोन नहीं देना है, यहाँ पे भी RBI की कंडीशन यही है कि आप 100 का 100 लोन नहीं दे सकते हैं। तो बैंक कहेगी अच्छा क्या करना है, तो RBI कहेगी कि आप 18.5%, 18.5% मतलब 18.5 रुपये आप यहाँ पर जमा करिए। जो 18.5% ये जमा हुआ है, इसको किस रूप में जमा करने कहेगी RBI, आप उसको नगद में या बाहरी मुद्रा जैसे डॉलर में, सोना के रूप में जमा करें, सरकारी प्रतिभूति या किसी सरकारी कागज़ को जमा करें। कैश के रूप में नहीं, कैश के रूप में भी जमा कर सकती है और डॉलर के रूप में भी जमा कर सकती है, सोना चांदी इत्यादि, और सरकारी प्रतिभूति के रूप में, सरकारी कागज़ के रूप में आप जमा कर सकते हैं। उसे ही बोलते हैं SLR। ये जो 18.5% जो जमा किया है बैंक ने, जमा अपने पास जमा कर रखा, किसी को देती नहीं है, ये अपने पास जमा कर रखती है कि आप इसलिए जमा कर, आप सिर्फ इतना ही पैसा, मान लीजिए यहाँ 100 रुपये था, अब किसके पास कितना, 71.5 50 71.5 रुपये बचे। अब बैंक सिर्फ 71.5 का ही लोन दे सकती है,
ना कि यहाँ पे 100 रुपये का। यहाँ पे देखिए 96 रुपये का लोन दे रही थी, यहाँ पे 71.5 का, क्योंकि उसने 18.5% अपने पास जमा करा लिए हैं कि आप 18.5% जमा रखिए। किस रूप में? सरकारी प्रतिभूति, नकद, सोना, चांदी आदि के रूप में इसको जमा कर रखिए। इसे बोलते हैं SLR। यही आपका पिट के पेपर में आया था कि SLR क्या होता है। तो आप SLR लिखेंगे कि RBI के कहने में बैंक सरकारी प्रतिभूति, सोना चांदी आदि की जो पैसा रिजर्व करके रखती है उसे बोलते हैं SLR। अगर वो नगद के रूप में पैसा रखती है तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ नगद के रूप में जमा करती है, यहाँ पे आपको सरकारी प्रतिभूति, सोना चांदी आदि के रूप में जो जमा करेगी उसे बोलते हैं SLR। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये जितनी चीज़ें हैं इनकी समीक्षा चौदह दिन के अंदर होती है। इनके हर 14 दिन के अंदर CRR और SLR हर 14 दिन के अंदर इनकी वो समीक्षा करनी पड़ती है। RBI जो है हर 14 दिन में इनकी समीक्षा करती है, CRR की और SLR की। और इस पर ये जो जमा हुआ, मान लीजिए 18.5% हमने जो जमा किया था, ये 4% हमने जो जमा किया था, इस पर बैंक RBI कोई ब्याज नहीं देती है। RBI बैंक को कोई ब्याज नहीं देगी कि आपने 18.5% जमा कर रखा तो हम आपको ब्याज देंगे, 4% आप जमा कर रखा तो हम आपको ब्याज देंगे। इस पर RBI किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देती है। जैसे उसमें था, रेपो रेट में था, समझिएगा आप, रेपो रेट में क्या था? RBI बैंक को पैसा देती थी और बैंक उसको RBI को ब्याज देती थी। पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। RBI बैंक को पैसा नहीं, RBI जो होगी आपको बैंक को कोई वो ब्याज नहीं देगी कि आप बैंक को कोई ब्याज दें। आपने ये पैसा जमा कर रखा, वो आप ही के पास है। अब इस पर RBI कोई भी ब्याज नहीं देगी। और ये इसकी समीक्षा हर 14 दिन के अंदर होती है। और इसी तरीके आप रिवर्स रेपो रेट में क्या था? रिवर्स रेपो रेट में था कि बैंक RBI को पैसा देती थी और RBI बैंक को ब्याज देती थी। और उसकी ब्याज का निर्धारण कौन करता था? RBI ब्याज का निर्धारण करता था। और ये हरदम ध्यान रखिएगा, रेपो रेट ज़्यादा होगी रिवर्स रेपो रेट से। ये बात ध्यान रखिएगा हरदम कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हरदम ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी भाई? RBI कोई आपसे बड़ा आदमी है, आपको पैसा देगा हैं, अपने मन से देगा तो आपसे पैसा ज़्यादा वापस लेगा। और फिर RBI कोई बड़ा आदमी हमसे पैसा लेने आएगा, तुमको मार के तमाचा कहेगा, हम इतना पैसा नहीं देंगे तुमको, जितना हम कहेंगे उतना तुम्हें हम ब्याज देंगे। तो वही काम होता है रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। तो इसलिए हरदम कि रेपो रेट ज़्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट कम होती है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।